गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आज फिर पार्टनरशिप एक्ट में एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज की क्लास का टॉपिक है जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह से एक पार्टनर की लायबिलिटी होती है, कौन से राइट्स होते हैं, थर्ड पार्टी को कैसे प्रोटेक्शन मिलता है। बस इन्हीं सबको लेकर के आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, जब एक फर्म का डिसोल्यूशन होता है वो मैंने मेरे लास्ट टॉपिक में बता दिया है, वीडियो जो मैंने शूट किया उसमें मेरे को बता दिया है। अब बात करते हैं, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया है तो अब जो थर्ड पार्टीज हैं उनके प्रोटेक्शन का क्या होगा। उन्हें अचानक से अधर में तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। कुछ इसी तरह की बातों को कवर करता है सेक्शन 45। आपको ध्यान होगा जो डिसोल्यूशन अपन ने किया था वो 39 से सेक्शन 44 तक किया था। आप इसे ऑर्डर से अगर लर्न करोगे तो बहुत आसानी से चीजें लर्न हो जाएंगी। अब बात करते हैं 44 तक की बात हो गई। अब 45 से और 49 तक की बातें क्या कहती हैं, इसी चीज को पोस्ट डिसोल्यूशन इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 45 ये कहता है कि किसी भी पार्टनर में जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कोई काम मार्केट में किया होता है फर्म के नाम पर, उसकी लायबिलिटी एक्चुअली पार्टनर्स की होगी। फर्म तो कुछ भी पे नहीं करेगी, फर्म के रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर्स है वही पे करेंगे। और अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस फर्म के डिसोल्यूशन की वजह से उस थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन का क्या होगा या उसके सेफ गार्ड का क्या होगा, इसी चीज को बात में रखते हुए जो ये सेक्शन 45 है वो ये कहता है बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ही फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए एक पब्लिक नोटिस इशू कर दिया जाए। यानी किसी भी जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, डेली न्यूज़पेपर, उसमें ये चीज का क्लियर पब्लिक नोटिस आ जाना चाहिए कि ये फर्म अब विघटित हो गई है, खत्म हो गई है और अब इस फर्म का अस्तित्व खत्म हो गया है। किसी भी थर्ड पर्सन ने अगर अब इस डेट के बाद में इस फर्म के पार्टनर्स के साथ कोई भी कमर्शियल रिलेशनशिप मेंटेन किया होता है तो फर्म के और पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा और ये सारी जिम्मेदारी केवल उस पार्टी की होगी जो उसके साथ संबंध रखती है। इस तरह का जो पब्लिक नोटिस होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर मान लीजिए पब्लिक नोटिस ना दिया हो तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, और थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन तब स्थिति में कैसे मिलेगा जब पब्लिक नोटिस तो दिया हो लेकिन थर्ड पार्टी को इस नोटिस का पता ना हो। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस दे दिया है और किसी थर्ड पर्सन को इस नोटिस का पता नहीं है तो भी पार्टनर लायबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब आप एक अखबार में एक पब्लिक नोटिस दे देते हो, जो कहना चाहिए जनता के लिए आप एक तरह की सूचना दे देते हो जनहित में, तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। फर्म ने इस चीज का नोटिस डाल दिया था, लोगों को अवेयर कर दिया था। अब आपकी जानकारी में अगर नहीं आता है तो फर्म विल नॉट बी लायबल और द पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल नॉट बी लायबल। ठीक बात है। और अगर फर्म ने नोटिस ही नहीं दिया हो, मान लीजिए पब्लिक नोटिस ही नहीं दिया हो डिसोल्यूशन का, और ऐसे में किसी थर्ड पार्टी ने उस फर्म के किसी पार्टनर के साथ में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप मेंटेन किया हो, तो ऐसे में पार्टनर सारे लायबल हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। बस इसी सब बात को कवर करता है सेक्शन 45। तो सेक्शन 45 ये कहता है इट्स अ लायबिलिटी फॉर एक्ट्स डन बाय द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि फर्म के विघटन के बाद में पार्टनर्स के किए गए किसी भी काम के लिए उनकी जिम्मेदारी होगी। ये बात 45 कवर करता है। अब उसके अलावा जो बात कहें, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो सेक्शन 45 है वो ये प्रयास करता है, वो ये कोशिश करता है कि वो थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं होता है कि किस तरह से फर्म की डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो बात कह रहे हैं इसलिए वो प्रोटेक्शन की बात करता है। एंड ऑल्सो द पार्टनर्स ऑफ अ डिसॉल्व फर्म फ्रॉम लायबिलिटीज टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज पोस्ट डिसोल्यूशन। और इसी साथ में 45 ये भी कहता है कि इसी तरह से फर्म के विघटन होने के साथ वो हिस्सेदारों को भी विमुक्त कर देती उन सभी जिम्मेदारियों से जो उसकी थर्ड पार्टीज के साथ में बनती है। ठीक बात है। अब इन जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात अगर हम कहते हैं तो ऐसे ही कहने से थोड़ी हो जाता है कि फर्म का डिसोल्यूशन हो गया और आज फर्म का डिसोल्यूशन हो और कल से सारे जिम्मेदारियां खत्म हो गई एक पार्टनर की। ऐसा नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है। उन्हीं सब बातों को आगे कवर करते हैं। तो देखो
45 ने तो कह दिया जो भी काम होगा उसके लिए थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो रेजोल्यूशन फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा किया जाएगा उसको हमने पोस्ट रेजोल्यूशन कह दिया है। अब बात करते हैं जो सेक्शन 46 से 49 तक के 4 सेक्शन है, 46, 47, 48 और 49, ये चारों सेक्शन एक एक काम को इंडिकेट करते हैं कि किस तरह से फर्म के डिसोल्यूशन के बाद इन पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी किस किस काम को कैसे कैसे निपटाने की। तो अब बात करते हैं जो 46 सेक्शन है वो कहता है रिप्रेजेंटेटिव राइट्स, कि ये जो कहेगा कि जो 46 सेक्शन है वो बताता है कि किस तरह से जो साझेदार हैं उनके अधिकारों का किस तरह से निपटारा होगा, क्योंकि एक बार अगर साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो हर पार्टनर, चाहे वो खुद या वो जिसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनके पास अपने उस अधिकार के प्रयोग करने का राइट हो जाता है कि वो फर्म की संपत्ति को कैसे फर्म के जो कर्जे हैं उनको चुकाने में यूज करेंगे और किस तरह से फर्म की जिम्मेदारियों को खत्म करेंगे। ठीक बात है। तो ये कहता है, ये उनके राइट्स की बात करता है। 46 जो सेक्शन है वो राइट्स की बात करता है कि अब हर एक साझेदार के पास ये राइट आ गया है कि फर्म की संपत्तियों का जो यूज करना है फर्म के जिम्मेदारियों और कर्जों को पूरा करने का उनको अधिकार मिल जाता है। उसके अलावा ये कहता है कि अगर कोई प्रॉफिट बच गया है उस फर्म का, क्योंकि देखो एक बात आप हमेशा याद रखिए, किसी भी फर्म का जो डिसोल्यूशन होता है वो हमेशा लॉस में जाने की वजह से ही हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इट मे बी कि कोई एग्रीमेंट हो या कोई वेंचर हो कंप्लीट हो गया हो, तो ऐसा तो होता नहीं ना कि प्रॉफिट नहीं बचा होगा। अब ये कहता है अगर लॉसेस के अलावा किसी कारण से फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है तो ऑब्वियस है कि उनके पास प्रॉफिट बचा है। तो दूसरी बात आ जाती है कि उनको ये राइट मिल जाता है कि जो सरप्लस प्रॉफिट है वो अपने सारे साझेदारों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक बात है। इसको हमने कह दिया 46 सेक्शन ने कवर किया है रिप्रेजेंटेटिव राइट्स के नाम पर। अब बात करते हैं 47 सेक्शन की। ये कहता है फर्म इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर। जो साझेदार दिवालिया हो गया है उसके कामों के लिए फर्म बंध गई नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो 47 सेक्शन है वो ये कहता है द अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म। हर एक पार्टनर के पास में ये अधिकार है कि वो फर्म को अपने कामों से बांधता है एंड along with other mutual rights and obligation continue till such time that they can wind up the affairs of the firm। ये कहता है कि किस तरीके से जो फर्म के मामले हैं उसमें वो कैसे फर्म को बांधेंगे और किस तरीके से अपनी सारी जिम्मेदारियों को वो पूरा करेंगे, ये सारी चीजों को कवर करता है। तो 47 ने ये कह दिया कि अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म अलोंग विद अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू टिल सच टाइम दैट दे कैन वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म। कि सारी जिम्मेदारियां और सारे बंधन उनके तब तक चलते रहेंगे जब तक कि फर्म के सारे कामों को नहीं निपटा दिया जाता। ठीक बात है। अब आगे की बात ये कहता है कि ये एक मौका दिया जाता है साझेदारों को कि वो अपने जो अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वो कंप्लीट कर ले और कंप्लीट करके उन थर्ड पार्टीज को अधर में ना रखते हुए उन्हें वन साइडेड ट्रीटमेंट दे दे। ठीक बात है। और जिस समय जो फर्म का विघटन हुआ है तो किसी भी पार्टी को ऐसा ना लगे कि फर्म की जो विघटन या डिसोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से इन्हें नुकसान हो गया है। अब एक और चीज बात है इसमें, This doesn't include the act of a partner who has been adjudicated insolvent। इसमें वो साझेदार बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है जो न्यायालय की तरफ से दिवालिया या बैंक की तरफ से दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो इसमें वो पार्टनर नहीं शामिल होगा। लेकिन पार्टनर के अलावा, उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के अलावा बाकी सारे पार्टनर्स फर्म के अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए लायबल होंगे। इस बात को क्लियर कर देता है सेक्शन 47। राइट बात है। अब आगे की बात करते हैं। जो सेक्शन 48 है वो क्या कहता है? सेक्शन 48 ये कहता है कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का सेटलमेंट करना है। ठीक बात है। तो जो पार्टनरशिप अकाउंट का सेटलमेंट करना है वो कैसे करना है, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं उस असेसमेंट के, उस सेटलमेंट के जो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो जब फर्म का विघटन हो जाता है तो उन अकाउंट बुक्स का सारा सेटलमेंट किया जाता है और ये कहता है जैसे कि वो सारी बुक्स जो कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के टाइम पे या बिजनेस कोर्स के टाइम पे वो जनरली यूज की जाती थी, उन सब का सेटलमेंट होगा। और इसके लिए क्या होता है, एक
डिफरेंट सेटलमेंट मोड जिसके ऊपर सभी साझेदार सहमत होते हैं वो लागू होता है और उसके कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। वो ये कहते हैं एनी लॉसेज और डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल विल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जितने भी जो कर्जे हैं, कोई भी जो नुकसान है, कोई भी जो हर्जाना वगैरह जो है, खर्चे वगैरह है, वो सारे फर्म के प्रॉफिट से सेटल किए जाएंगे। इफ द प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट है फर्म का वो इतना नहीं है कि वो सारे डेफिशिएंसीज उससे पूरे किए जा सके, तो फिर देन दे आर पेड आउट ऑफ कैपिटल, तब पूंजी से सेटल किए जाएंगे। यानी फर्स्टली वी विल यूज द प्रॉफिट, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन वी विल यूज टू या शिफ्ट टू द कैपिटल, राइट। और अगर वो कैपिटल भी पूरी ना पड़े तो फाइनली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स, the partners contribute in the proportional in which they receive their share in profit। वो कहता है जिस proportionate में, जिस अनुपात में उन्होंने प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी, उसी अनुपात में वो उस पूंजी का अपनी शेयरिंग करेंगे, क्योंकि अब पूंजी यूज हो रही है डेफिशिएंसीज को फिल करने में। ये हो गया नियम नंबर 1। नंबर 2 नियम क्या कहता है? द असेट्स ऑफ द फर्म विच इंक्लूड्स द सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स टू मेक अप फॉर द डेफिशिएंसी इन द कैपिटल इज अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस तरीके से फर्म की जो असेट्स है वो डेब्ट्स को पूरा करने में किस ऑर्डर में वो यूज की जाएंगी? नंबर 1, रिपेइंग द डेब्ट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। सबसे पहले जो तीसरी पक्षकार को यानी थर्ड पार्टी को जितने भी कर्जे दिए गए थे उनको रीपे करने में, यानी उनका भुगतान निपटारा करने के लिए वो असेट्स यूज की जाएंगी। सेकंड नंबर ये कहता है पेइंग ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द कैपिटल। अगर किसी साझेदार का फर्म में पूंजी के हिसाब से कोई ड्यू बाकी रह गया है तो अब उस असेट्स का यूज उस ड्यू को पूरा करने में किया जाएगा। अब नंबर 3 ये कहता है पेइंग ईच पार्टनर रिटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल के ऊपर और कैपिटल के अकाउंट में अगर कोई चीज का बाकी रह गया है तो उस असेट्स का यूज उसके लिए किया जाएगा, जैसे ब्याज वगैरह। अब ये कहता है इफ एनी अकाउंट इज लेफ्ट, अब अगर कोई बात बाकी रह गई है देन डिवाइडिंग इट अमंग द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शंस इन विच दे रिसीव द शेयर इन प्रॉफिट। जिस शेयर पे, जिस हिस्सेदारी पे उन्होंने प्रॉफिट का निपटारा किया था, भागीदारी निभाई थी, उसी उस पर वो उस कर्जे को निपटाएंगे। ठीक बात है। ये सारा सेक्शन 48 कहता है यानी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के किस किस तरीके से कौन से मोड को फॉलो किया जाएगा, कौन कौन से नियम रहेंगे। यानी बात समझ में आती है, सबसे पहले प्रॉफिट यूज होगा, देन कैपिटल यूज होगी और फिर असेट्स का कैसे निपटारा होगा। अब आगे की बात करते हैं सेक्शन 49 की। सेक्शन 49 क्या कहता है कि पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट, फर्म के जो कर्जे हैं उनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक बात है। अब ये कहता है जो अलग से खर्चे हैं, सेपरेट फर्म, सेपरेट डेब्ट्स वगैरह हैं, उनका निपटारा किया जाएगा। उसके लिए ये कहता है इफ देयर आर जॉइंट डेब्ट्स ड्यू फ्रॉम द वर्ब एंड फर्म एंड सेपरेट डेब्ट्स ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर देन, अगर किसी पार्टनर की तरफ से या किसी फर्म के नाम पर कोई अलग से कोई कर्जा बाकी रह गया है तो अब उसका सेटलमेंट होगा। और उसका सेटलमेंट के लिए कहता है द पेमेंट ऑफ फर्म दैट इज गिवन प्रायोरिटी, फर्म के डेब्ट को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इफ देयर इज एनी सरप्लस द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड टू द सेपरेट डेब्ट। सबसे पहली चीज, कोई सरप्लस है तो वो यूज किया जाएगा, अगर सरप्लस खत्म हो गया है तो वही पार्टनर्स के शेयर्स को यूज किया जाएगा जो प्रॉफिट शेयरिंग में वो यूज करते थे। ठीक बात है। आगे की बात कहता है द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ द सेपरेट डेब्ट्स। अगर किसी का निजी यानी अलग से कोई कर्जा है तो उस कर्जे के भुगतान के लिए उस पार्टनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उनका यूज किया जाएगा। और ये कहता है इफ देयर इज एनी सरप्लस देन इट इज अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। ये कहता है अब अगर कोई चीज सरप्लस रह जाती है तो फिर ये अप्लाई किया जाएगा जैसे कि फर्म के डेब्ट को यूज किया जाए, भुगतान निपटारा किया जाता। इस तरीके से करके ये चारों सेक्शन ने बात करी है 45 सेक्शन के सपोर्ट में। ठीक है। और मैंने आपको ये चीज समझाई है कि किस तरह से डिसोल्यूशन होने के बाद में जो पार्टनर्स है उनका थर्ड पार्टी के प्रति किस तरह की जिम्मेदारियां बनती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि आपको ये बात मान के चलिएगा कोई भी टॉपिक आप समझ लो, उस टॉपिक को समझने में अगर एक एग्जांपल समझ में आ जाता है तो आपको उसका मैटर लर्न करना और लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी रेफरेंस में मैंने आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 2 लोग पार्टनर हैं।
पीटर है और जॉन है, राइट। अब पीटर और जॉन जो पार्टनर हैं, इन्होंने अपना एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, 1 दिसंबर 2017 को ये निर्णय लिया एक डीड के जरिए, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम अब इस फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टनरशिप में बहुत आसानी से होता है कि डिसॉल्व भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो। तो ये कहते हैं दे एग्जीक्यूटेड अ deed to dissolve the partnership firm with immediate effect, यानी तुरंत प्रभाव से, जिस समय उस पे साइन हो जाएगा उसी प्रभाव से वो डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। अब ऐसे में अगर ऐसी बात होती है ना, तो हमेशा उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पब्लिक नोटिस की। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, फेल टू गिव अ पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग सेम। अब इस संदर्भ में उन्होंने पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं, उस बात में वो या तो असफल हो गए या फिर वो भूल गए, जो भी कुछ हुआ, मतलब पब्लिक नोटिस नहीं आया। अब क्या हुआ, ये जो मिस्टर जॉन है, उन्होंने दिसंबर 20, 2017 को 50,000 रुपए उधार ले लिए ओलिवर से। ओलिवर एक थर्ड पार्टी है, जॉन इसका पार्टनर है फर्म का। उसने क्या किया, जब आपने 1 दिसंबर 2017 को डीड के जरिए इसको डिसॉल्व कर लिया इमीडिएट इफेक्ट से, और नोटिस तुमने दिया नहीं है, और 20 दिसंबर को आपने एक ओलिवर थर्ड पार्टी से 50,000 रुपए उधार ले लिए एट द नेम ऑफ फर्म। यहाँ देखिएगा, फर्म के नाम से आपने 50,000 रुपए उधार ले लिए। ओलिवर को पता नहीं था कि भाई फर्म तो डिसॉल्व हो गई है, और पब्लिक नोटिस उन्होंने निकाला नहीं था। ओलिवर ने 50,000 रुपए जॉन को दे दिए। अब मुद्दा क्या है, ये कहता है ओलिवर वाज नॉट अवेयर अबाउट डिसोल्यूशन, उसे नहीं पता था कि फर्म तो खत्म हो गई है। तो अब बताइए व्हाट हैपेंड विद ओलिवर। अब ओलिवर के साथ क्या होगा, क्या ओलिवर को पैसा वापस देने में जॉन की जिम्मेदारी रहेगी? आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। 2 मिनट आप आराम से अपने मन में सोचिए कि कहाँ क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजों में किससे क्या गलती हो रही है। देखो इस केस में क्या हुआ है, इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से डीड साइन की है, और इमीडिएट इफेक्ट से डीड साइन करने में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती थी नोटिस की, पब्लिक नोटिस की, एंड दे आर फेल टू गिव अप पब्लिक नोटिस। अब भाई साहब, इस ओलिवर का क्या बुराई है, इसने क्या गलती करी? अगर जॉन को फर्म के नाम पे, उसको पर्सनल लोन नहीं दिया उसने, फर्म के नाम पे अगर उसने 50,000 रुपए दिया, तो जॉन और पीटर दोनों ही इसके लिए लाइबल होंगे कि ओलिवर को 50,000 रुपया लौटाएंगे, क्योंकि ओलिवर ने फर्म के नाम पे दिया था और फर्म ने पब्लिक नोटिस रिजोल्यूशन का दिया नहीं। तो पीटर इज ऑल्सो जॉइंट लाइबल फॉर द डेब्ट